आपने कभी टेररिस्ट को फेस किया है? ऐसा कोई रोमांचक अनुभव जो हम सिविलियंस के लिए बहुत मायने रखता है? अरे बाप रे! इस जगह पे हम होते तो हम तो डर के मारे काँपने लगते या भाग जाते, पता नहीं क्या करते। ऐसा तो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो एक यंग लीडर होता है। आई वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट टीम रैंक वाइज, और तब वो रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। तो अभी सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक अबॉलिश हो गया, अभी लेफ्टिनेंट से ही स्टार्ट होता है। तो हमने वो लाइव फायर जब अंधेरे में बिल्कुल विदिन 2-3-4 मीटर के डिस्टेंस पे वो टेररिस्ट और हम आए, उन्होंने भी फायर किया, हमने भी किया। उनमें से एक घायल हो गया, एक मर गया। लेकिन ये जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे कि लोग ट्रैकिंग करने आते थे, लोग उसमें विंटर में स्नो में क्लाइंब करने के लिए आते थे। तब हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है, क्यों जाते हैं, ऊपर तो कोई दुकान नहीं है, कोई बाजार नहीं है। क्योंकि हमारा आइडिया ट्रैवल का होता था कि जहाँ कोई मार्केट है, कोई लोग मिलते हैं, कोई मंदिर है। बस चूड़धार में ऊपर एक शिव जी का मंदिर है, तो हम सोचते थे कि उसके लिए जा रहे हैं। नमस्कार, बड़ौदा से मैं गौरांगी पटेल सृजन टॉक्स में आपके साथ में फिर से आ गई हूँ एक नई शख्सियत की पहचान कराने। आप हैं श्री कर्नल गुलशन जी चड्ढा और आप इंडियन आर्मी से रिसेंटली नवंबर में ही रिटायर हुए हैं और आपने 2 अवार्ड जीते हैं, सियाचिन और कारगिल के। आपकी जो बाहोशी की आपने जो ये असर दिखाई है और किस तरह से आपने कमांडेंट के रूप में काम किया है। आपके साथ 125 सोल्जर्स थे जिनको आपने लीड किया और उसके बाद जो कन्वॉयज जा रहे थे सारे आर्मामेंट्स वगैरह लेके, उसको भी आपने सुपरवाइज किया। और इतना ही नहीं, आप माउंटेनियरिंग के बहुत ही मतलब आपका फेवरेट एक तो सब्जेक्ट है और आपने इंस्टीट्यूट भी इसके लिए इसकी स्थापना की है अरुणाचल प्रदेश में। वो तो मैं आपको पूछते जाऊंगी, आप खुद बताते जाना। आपकी प्रोफाइल बहुत ही इंप्रेसिव है और हमने सुना है आपने शायद टेररिस्ट का भी सामना किया हुआ है। तो आज हम रोचक कहानियां जानेंगे और आर्मी लाइफ के बारे में भी डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो आपसे पहला सवाल ये है कि आप आर्मी में किस तरह से ज्वाइन हुए? बचपन से कुछ था या आपकी फैमिली में कोई था? मैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में चंडीगढ़ एक बड़ा शहर है, वहाँ पढ़ा हूँ और बड़ा हुआ हूँ। हमारी फैमिली पंजाब और हिमाचल दोनों साइड पे रहती थी। पंजाब और हिमाचल दोनों ऐसे स्टेट हैं जहाँ जनरली लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। हिमाचल प्रदेश में उसका एक ये रीजन भी है कि लैंड होल्डिंग बहुत छोटे होते हैं, फार्मिंग उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, तो हम ज्यादा नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और जो दूसरे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हमारी बहुत भर्ती है जी। तो मेरा भी सफर कुछ उन्हीं बच्चों की तरह कि जो घर में हमेशा की 10th क्लास पास होने के बाद भर्ती कार्यालय में जाना है और एक जवान के रूप में आर्मी में, बट वो शायद 10th के पास पहुंचते पहुंचते वो हमारा 10+2 हो गया। हाँ। हमारा फर्स्ट बैच था जो 10+2 में आया, तो बस जो 10+2 करके फिर कहीं कोई सीनियर जो एल्डर्स थे घर में उन्होंने बोला नहीं ग्रेजुएशन कर लो। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने आर्मी आर्मी बैंक और ऐसे 1-2 और एग्जाम्स दिए, पास में सब में हो गया था। लेकिन जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था वो ग्रेजुएशन के बेस से ही थोड़ा आर्मी की तरफ था, क्योंकि मैं एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रहा था और एनसीसी में हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मतलब वो बहुत ही एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थे। तो उनको देख के लगता था कि अगर हम भी आर्मी में जाएंगे तो पॉसिबली कुछ इस तरह की लाइफ और कुछ इस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अच्छा, तो इस तरह से आप उनकी वजह से आप इसमें जुड़ गए, पर्सनालिटी आपको इम्प्रेस कर गई, बहुत अच्छी बात है। और आपने कभी टेररिस्ट को फेस किया है? ऐसा कोई रोमांचक अनुभव जो हम सिविलियंस के लिए बहुत मायने रखता है? अरे बाप रे! इस जगह पे हम होते तो हम तो डर के मारे कांपने लगते या भाग जाते या पता नहीं क्या करते। ऐसा कुछ हुआ है? इनफैक्ट जब हम लोग 91 से 92 अबाउट 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद जो मेरा पहला पोस्टिंग था वो कश्मीर वैली में था। कश्मीर वैली में जो अभी जाए जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ या उससे पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए बड़े वाले, लेकिन अब इंसिडेंट्स वहाँ बहुत फार एंड फ्यू हैं कि आज हुआ फिर 6 महीने कुछ नहीं। लेकिन 92 से लेके 96-97 तक कश्मीर वैली में हर रोज इंसिडेंट्स होते थे और ये ऐसा टाइम था कि जहाँ अमरनाथ यात्रा 94 तक नहीं हो रही थी, कोई नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस भी अच्छे तरह से नहीं चल पा रहे थे। बहुत ज्यादा एक टेररिज्म की इंटेंसिटी थी, हर रोज इंसिडेंट होते थे और बहुत ज्यादा, और बॉर्डर पे जो मूवमेंट थी टेररिस्टों के पाकिस्तान से ट्रेन होके आने की वो बहुत हाई थी। तो 92 अप्रैल में जब हम पहुंचे कश्मीर वैली में, तो इनफैक्ट जो विद इन 1 वीक ऑफ मेरे अराइवल के 6-7 दिन की सर्विस में ही
मैंने देखा कि कैसे ट्रेनिंग के बाद पहली बार कि जो ट्रेनिंग में आप फायरिंग करते हैं और जो लाइव फायरिंग करते हैं उनमें क्या फर्क होता है। तो आप कह सकते हैं कि वो जितना भी इनएक्सपीरियंस या जैसा भी सिचुएशन थी 5-6-7 दिन का, तो उसके बाद एक जो हमारे साथ जो 3 साथी और थे जो पुराने थे, एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जो उस वक्त मेरी 7 डेज की सर्विस और उन लोगों की 15-20-22 साल की, बट ऑफिसर का रोल कुछ इस प्रकार से होता है कि वो एक यंग लीडर होता है। तो आई वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट टीम रैंक वाइज, और तब वो रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। तो अभी सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक अबॉलिश हो गया, अभी लेफ्टिनेंट से ही स्टार्ट होता है। तो हमने वो लाइव फायर जब अंधेरे में बिल्कुल विद इन 2-3-4 मीटर के डिस्टेंस पे वो टेररिस्ट और हम आए, उन्होंने भी फायर किया, हमने भी किया, उनमें से एक घायल हो गया और एक मर गया। तो ये कोई नहीं बता सकता कि मेरा फायर या किसी दूसरे का, किसका गोली किसको लगा, कुछ पता नहीं चलता। और ये सारी चीजें शायद पूरा एनकाउंटर 2 से 3 मिनट का होता है। अच्छा, और एक और बात जाननी है आपसे। हाँ जी। आपको माउंटेनियरिंग और स्कीइंग और कायाकिंग और स्विमिंग सबका बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन आपने काफी एक्सपीडिशंस किए हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, और काफी हाइट के आपने पीक्स किए हैं आपने कवर। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। आई थिंक आपने 25 एक तो कर लिए हैं। हाँ जी, तो बताइए। अभी हम जैसे गुजरात में बैठे हैं, वडोदरा से आपके सामने हैं, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी माउंटेन पे, जैसे मैं लास्ट ईयर 15 अगस्त को रशिया में एल्ब्रस की क्लाइंब के लिए गया था, तो वहां भी जो मुझे फर्स्ट इंडियंस मिले वो गुजराती थे। क्या बात है। अहमदाबाद के, मतलब 2 कजिन्स, एक लेडी और उनके कजिन, तो ये 2 थे। और आप एवरेस्ट बेस कैंप पे जाइए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाइए, इंडिया में कहीं भी ट्रैकिंग के लिए जाइए, आपको बहुत यंग गुजराती क्राउड मिलेगा। अच्छा। जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे कि लोग ट्रैकिंग करने आते थे, लोग उसमें विंटर में स्नो में क्लाइंब करने के लिए आते थे। तब हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या चीज है, कि क्यों जाते हैं, ऊपर तो कोई दुकान नहीं है, कोई बाजार नहीं है, क्योंकि हमारा आइडिया ट्रैवल का होता था कि जहाँ कोई मार्केट है, कोई लोग मिलते हैं, कोई मंदिर है। पर चूड़धार में ऊपर एक शिव जी का मंदिर है, तो लोग हम सोचते थे कि उसके लिए जा रहे हैं। बट फिर थोड़ा थोड़ा जैसे हम भी 10th में बोर्ड के एग्जाम के बाद गए, तो वहां से देखा बहुत दूर दूर तक, अराउंड वहां से एज क्रो फ्लाइज 30-40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर अंबाला चंडीगढ़ की लाइट्स भी दिखते थे। और वो जो माउंटेन में व्यू था, जो माउंटेन के टॉप से बहुत ही कंपेलिंगली ब्यूटीफुल व्यू था। अच्छा। तो बस तब से ही आप कह सकते हैं कि मुझे ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। और आर्मी में आते ही, चाहे कश्मीर में वहां इतनी स्ट्रेसफुल टेररिज्म की एक्टिविटी थी, बट फिर भी मेरी आंखें कभी जो कश्मीर वैली की ब्यूटी के लिए बंद नहीं। अच्छा। तो जब मैं वो खास करके गुलमर्ग, सोनामर्ग, गुलमर्ग के नीचे डनमर्ग, इन सब खूबसूरत एरियाज को देखता था, उनके सामने जो माउंटेन्स को देखता था, तो समझ में आता था कि किसी दिन, और हमारे आर्मी का अपना ही गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, तो वहां भी मैं स्कीइंग सीखा, माउंटेनियरिंग के कोर्स किए। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज में मजा आने लग गया। और 3-4 साल जब आप ऐसे एरिया में रहो जहाँ बहुत ज्यादा टेररिज्म का एक्टिविटी है, आप डे एंड नाइट चल रहे हैं, कभी बीच में 6 मंथ्स में आप शॉर्टली 7 to 10 डेज के लिए आ रहे हैं, जिसमें आप नॉर्मल लाइफ, घर आके भी आपको आधी रात के बाद जाग खुलती थी कि हम कहाँ हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गांव में उसको कॉर्डन करके बैठे हैं और हमारी आंख लग गई हो। तो फिर याद आता था नहीं, छुट्टी पे हो, यहाँ तो रिलैक्स करो। तो उस तरह की सिचुएशन में माउंटेनियरिंग एक बहुत ही मेरे लिए पर्सनली स्ट्रेस बस्टर की शेप में मेरी लाइफ में आया। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी मैंने एक्सप्लोर किया, माउंटेनियरिंग के बाद स्कीइंग के बाद राफ्टिंग। तो अभी भी मेरा जो जैसे कहा जाता है कि वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। आर्मी में आप 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी अगर रह के देखते हैं, तो आप कुछ ना कुछ चीज होगी जो आर्मी की आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी। उसी तरह से जो मेरा एडवेंचर का सफर है, वो भी मुझे लगता है आर्मी की तरह मेरे साथ चलेगा। और अभी कुछ एक्सपेडिशंस, कुछ रिवर राफ्टिंग ट्रिप्स अभी बाकी हैं, और वो मैं जरूर करूंगा पूरा। बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। लेकिन आपने ये जो अभी आपने कहा कि टूरिज्म के लिए बहुत स्कोप है इंडिया में, यंगस्टर्स में, तो आपने ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी आपने काफी रिसर्च करके काम किया, और उसके बाद अभी आपको फंडिंग भी मिल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। So 1953
29 मई को फर्स्ट एवरेस्ट एक्सपीडिशन सक्सेसफुल हुआ था। उससे पहले करीबन 20 बार लोगों ने ट्राई किया था, स्विस ने, ब्रिटिशर्स ने एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। वो एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो 29 मई 1953 को शेरपा तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी समिट पे पहुंचे थे। तो उसका 50th ईयर का जो प्रोग्राम मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द प्राइम मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो चीफ मिनिस्टर्स थे और कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रीजन है, इतनी बड़ी रिवर है, तो आप वहाँ एक एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जैसे हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग है, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग एट उत्तरकाशी है। तो वाजपेयी जी ने उसको उसी वक्त कंसेंट दिया कि बनेगा और जरूर बनेगा। लेकिन वो बनते बनते सरकारी चीजों में, फाइल्स एंड ऑल दोस में, तो उसको करीबन 8-9 इयर्स लग गए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में। और दिसंबर 2012 में मेरे को सिलेक्ट किया गया उस माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट को रेज करने के लिए। ये इंस्टीट्यूट अभी ऑलमोस्ट 12-13 साल से चल रहा है। पहले 4-5 साल मैं रहा वहाँ, 5 साल के करीब। एंड ये वर्ल्ड में पॉसिबली एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको माउंटेनरिंग, माउंटेन के रिलेटेड जो माउंटेन टेरेन बाइक है, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, देन एरो स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग, देन पैराग्लाइडिंग के साथ साथ माइक्रोलाइट्स एंड रिवर राफ्ट, स्कूबा डाइविंग, ये 7-8 डिसिप्लिन्स जो एरो, एक्वा एंड लैंड के हैं, सभी वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। और काफी बड़ा एरिया है। साल में करीबन 8 से 10 हजार स्टूडेंट्स वहाँ से ट्रेनिंग करके निकलते हैं। नॉर्थ ईस्ट अभी वर्ड बहुत कॉमन है, लोग कहते भी है शांग्रीला तिब्बत में पहुंचना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी वो एक मिथिकल जगह है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आप एडवेंचर के लिए, कल्चर के लिए, वहाँ की जो pristine life of tribals coexisting with the forest, coexisting with their river ecosystem, वो आज भी आप देख सकते हैं। एंड प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बड़े इनिशिएटिव्स नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और अच्छे एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए चल रहे हैं। मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट 10-12 इयर्स में, जो मैं भी जब असम अरुणाचल में 5-6 साल में था, वर्ल्ड बैंक असम गवर्नमेंट को कई बार अप्रोच कर चुका है बड़े प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के लिए। उनमें से कुछ अभी स्टार्ट हो गए हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज है जो अभी वहाँ असम और अरुणाचल में, नई यूनिवर्सिटीज और नए मेडिकल कॉलेजेस एंड एयर कनेक्टिविटी, ये 3 बहुत ही इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो जो भी लोग नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, आई थिंक दे विल हैव अ वंडरफुल हॉलिडे। ओके, एंड ये टूरिज्म के लिए क्रेडिट आपको तो जाता ही है, क्योंकि आपने रिसर्च वर्क खूब किया और फिर वर्ल्ड बैंक ने भी उसको फंडिंग कर रही है, ऐसा कुछ है ना इसमें? तो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, बट जहां तक मेरा अपना क्रेडिट की बात है, वो शायद आप कह सकते हैं कि 0.5% मुझे भी मिलना चाहिए। बट एक बहुत बड़ी टीम है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, बहुत बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है। देन देयर इज असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनका जो डिविजन है वो। एंड सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है उन कम्युनिटीज को और उन ग्रुप्स को, जैसे टूरिज्म एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ असम, जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टेट को प्रमोट करते हैं और अलग अलग जगह पे जाके रोड शो करके टूरिस्ट को वहां लाते हैं। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स बहुत सारे लोगों के हैं। अच्छा, आपसे कर्नल चड्ढा जी एक रोचक बात जाननी है। आपने ऑपरेशन विजय में 1999 में पेट में 19 गोलियां खाई थी, बुलेट्स, उसके बारे में जरा विस्तार पूर्वक प्लीज हमें बताइएगा। मेरा वो जो गनशॉट इंजरीज थे वो ऑफ विजय से थोड़ा पहले हो गए थे। ऑफ विजय का एक पर्टिकुलर डेट था, बट था वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही, लेकिन इंजरीज बहुत ही ग्रीवियस इंजरीज थे। कि वो फिगर भी जो 19 है, 9 है या 20 है, वो कोई नहीं बता सकता, बट जनरली हम ये बहुत ज्यादा था। और यहाँ तक कि मुझे ये भी थोड़ा सा लगा खुद को ही, इनिशियल फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स में कह सकता हूँ कि शायद ये लास्ट मिनट्स हैं मेरे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जैसे जैसे डॉक्टर्स, पहले तो डॉक्टर नहीं नजदीक होते हैं, पहले तो जो आपकी टीम है इनिशियल फर्स्ट एड के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे शेल ड्रेसिंग बोलते हैं, तो वो सब उन्होंने करके कुछ दूर तक मेरे को एक स्ट्रेचर में उठा के एम्बुलेंस में जब चलते हुए रास्ते में कहीं डॉक्टर भी मिल गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कुछ और मेडिकेशन और सर्टेन अदर यू कैन से फ्लूइड्स लगा दिए। तो विद इन 2-3 आवर्स, जो पहले मुझे लग रहा था 10-15 मिनट में कि
अभी ये लास्ट मिनट्स हैं, हाँ। तो मुझे समझ में आने लग गया कि अभी जो है मैं आई एम गोइंग टू सर्वाइव। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ आपके साथ, तो वो क्या था? मतलब ऐसे मतलब ओपनली हॉस्टाइल सिचुएशन में, कॉम्बैटिंग सिचुएशन यस, में यस, क्या था? मैं एक जैसे ये जो कश्मीर वैली का जो नदन पार्ट है, जो लद्दाख डिवीजन, अभी तो क्या, ये तीनों अलग-अलग हो गए, जम्मू डिवीजन, कश्मीर, तो वहाँ पे एक विलेज में ऑपरेशन चल रहा था, और वो ऑपरेशन को चलते हुए ऑलमोस्ट 1.5 डे हो चुका था। सॉरी, नॉट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली, मुझे अब हाँ। गाँव का, इनफैक्ट मैं अपने सेकंड कश्मीर के टेन्योर में उस विलेज में गया वो देखने, बट कश्मीर वैली की भी डेवलपमेंट, पक्का रोड्स, बिल्डिंग्स, इतना कुछ वहाँ बन गया है कि वो पालमो पंडितपुर उस गाँव का नाम था। अच्छा। लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सा कौन सी एरिया जगह? था जहाँ वो अच्छा। एनकाउंटर हुआ था, और ऐसी चीजें गाँव के लोगों से पूछना भी शायद अच्छा नहीं होता। हाँ। उनको भी कोई बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं नहीं है। है। तो इवनिंग का टाइम, एक दिन से ऑपरेशन चल रहा था, शाम हो रही थी, एंड सितंबर का मंथ था ये। तो जैसे ही वो दो बिल्डिंग्स के बीच में, दो कच्चे पक्के मकान जैसे गांव में होते हैं, तो उनके बीच में से कहीं मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा था, और वो ऑपोजिट साइड पे जो घर था, वहां से 2 या 3 लोगों ने बहुत ज्यादा फायर किया, कि जो मैं कॉन्शियस था कि इधर से फायर आएगा, अच्छा। बट वो शायद अपनी पोजीशन चेंज करके हमारे से पीछे आ चुके थे। ओके। तो वो एक, आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जज कर पाया कि वो पीछे भी आ सकते थे। हाँ। तो उस फायर से मुझे इंजरीज हुए, एंड इट इज इंस्टेंट। आई मीन, ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहला एनकाउंटर 2-3 सेकंड, 2-3 मिनट्स का, ये तो उससे भी कम था। राइट। लेकिन जो मेरे साथ थे, उन्होंने इमीडिएटली मेरे को पकड़ के सेफ एरिया में पुल कर लिया, और उनको फायर का जवाब देना शुरू किया, क्योंकि जब आप पे फायर आ रहा है तो आपको भी वापस फायर ही करना है, बराबर। तभी वो सप्रेस होगा। राइट। तो दोनों तरफ से जब फायर आता है, तो तभी वो आपका ओपोनेंट, आपके जो सामने टेररिस्ट है, वो कंट्रोल हो सकता है। एंड टेररिस्ट और एक सोल्जर की ट्रेनिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ये लोग 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन कुछ ऐसे छोटा मोटा ट्रेनिंग करके ये अपना शुरू करते हैं, बट देयर एज ए इंडियन आर्मी का सोल्जर है, उसकी ट्रेनिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर कोई 15 साल सर्विस कर रहा है, तो उस 15 साल में वो फील्ड में है, पीस में है, लेकिन हर डे में वो कुछ ना कुछ टाइम अपना ट्रेनिंग के लिए लगाता है, और इनिशियल ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के करीब, 36 वीक्स रिगरस रिगरस ट्रेनिंग। राइट। ओके। तो हमसे मिलना था, और आपकी फैमिली भी लकी है जो आपको रेस्क्यू भी आपका हो गया। तो चड्ढा जी, आप ये कारगिल के ये सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से आप जब बाहर आए, तब आपके मन में क्या फीलिंग्स और थॉट्स चल रहे थे, और आपकी फैमिली की क्या हालत हुई होगी? उसके बारे में थोड़ा, मतलब हम समझ तो सकते हैं, पर आप अगर अनुभव शेयर करो तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप फिजिकल इंजरी के साथ साथ इस तरह की इंजरीज जो आपको बहुत लंबा टाइम जिसमें आप बेड पे रहते हैं, वो मेंटली भी वीकन करती है। बट ये था कि पूरी आर्मी का सपोर्ट था, मैं एक कमांड हॉस्पिटल के में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इसलिए मैं रीअश्योर्ड था कि मेरा जो रिहैबिलिटेशन होगा वो कंप्लीट होगा। बट फैमिलीज के लिए जो इनिशियल, आई वाज मैरिड, माय वाइफ, my mother and everybody else in the family, they were very worried. They were always, they never said, but उनको लगता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इसको परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है। बट देन जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन वर्क, चाहे वो फिजिकल सेंस में हो या आपके माइंड के लिए हो, क्योंकि उसके बाद भी मैंने within about 5 years, 4 years rather, went back to कश्मीर वैली, 52 राष्ट्रीय राइफल में 3 साल मैंने, 3.5 साल ड्यूटी किया। उसके बाद मैंने अच्छे एक्सपेडिशंस भी किए, निमास को भी रेस किया, नेशनल माउंटेनियरिंग को। तो यस, वो जो बॉडीली इंजरीज, उनके निशान जरूर बचे हैं, वो इंसिडेंट याद है, लेकिन जो मेरा फिजिकल मेंटल रिकवरी रिहैब है वो कंप्लीट है। एक और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। अभी जो देशभक्ति की जो डेफिनेशन है, वो आपके समय में, हमारे समय में और आज के समय में डाइकोटोमी तो आई है ये चीज में, और आपकी नजर में एक्चुअल में देशभक्ति क्या है, और आज के यूथ को संबोधित करते हुए आप उनको क्या कहेंगे जिससे वो प्रेरित हो और सही में जो देशभक्ति की भावना है वो जागृत रहे? कि एक मिलिट्री पर्सन को मैं अभी छोड़ देता हूँ, मुझे अभी ऑलमोस्ट 45-50 डेज जैसे हो गए रिटायर, लेकिन
मैं इस 50 डेज में आई थिंक 35 डेज ऑफिस गया हूँ या ट्रैवल किया है वर्क रिलेटेड। तो मैंने वही चीज जो आर्मी में बताई गई थी कि सही समय पे पहुंचना है, ठीक टाइम पे आपने अपना काम स्टार्ट करना है, कोई चीज सबमिट होनी है, कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है, वो जिस जगह पे पहुंचना है, जिस फॉर्म एंड शेप में पहुंचना है, उसको वहां भेजना, जो एक अच्छा प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, वो भी इट इज अ फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। सिर्फ बॉर्डर पे ड्यूटी देने से ही पैट्रियोटिज्म नहीं है। सही कहा। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे रोड पे रोड मेंटेनेंस गैंग्स हैं, ये भी अगर अपना काम उतनी ही डिलिजेंस, उतनी ही मेहनत से कर रहे हैं, तो ये भी उतने ही बड़े पैट्रियट हैं जितना एक बॉर्डर पे काम करने वाला सोल्जर। क्योंकि देश मेरे और आपसे नहीं, हर एक के सहयोग, हर एक की मेहनत, हर एक की लगन से बनेगा। तो मैं आर्मी के एग्जांपल्स ही सिर्फ अब ले सकता हूँ कि आर्मी में हम हमेशा एक सही समय पे, सही ड्रेस में, सही प्लेस पे पहुंचना, और जो डिसिप्लिन की एक बड़ी डिफरेंट डेफिनेशन होती है आर्मी में कि आप वो करें जब जो ऑर्डर्स हैं, तब तो आपने ऑर्डर जो मिला है वही किया, लेकिन जब ऑर्डर्स नहीं है तब भी वही किया जो ऑर्डर्स मिलने वाले थे। यही डिसिप्लिन होता है। अभी कोई सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो आप रेड लाइट पे रुक गए, कैमरा लगा है तो आप रुक गए, लेकिन अगर कैमरा नहीं लगा, पुलिस वाला नहीं है, रात को 12 बजे है, तो आप निकल गए। तो डिसिप्लिन इज इन एब्सेंस ऑफ ऑर्डर्स आल्सो बिहेविंग एज इफ द ऑर्डर्स आर देयर, राइट। सो जो यूथ के लिए बस मैसेज यही है कि patriotism will always be. Patriotism is fruitful not only for personal growth, not only for the growth of nation, but patriotism will give them a sense of purpose, pride and confidence. तो रेजिमेंटली सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करने की जो आपने आज प्रेरणा दी है यूथ उतना को। ही। अब जो नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव की डेफिनेशन भी हर एक की अपनी है, तो हम उतना डिटेल में, क्योंकि आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दे आर वेरी वेल अवेयर। और मैं अगर अपने आप को एट 20 कंपेयर करूं विद अ यंग बॉय और गर्ल ऑफ 20, आई फाइंड देम मच बेटर, राइट, मच बेटर इन्फॉर्म्ड, यस, यू नो, एंड मच बेटर इन कॉन्फिडेंस एंड पॉइंट्स, राइट, ओके। तो दर्शक मित्रों, आज आपको जरूर दिल से सैल्यूट करने का मन किया होगा। कर्नल चड्ढा जी ने आज जिस तरह से प्रेरणा दी है और अपने सीने पे गोलियां खाई है हमारे लिए, आपके लिए, इससे बड़ा व्यक्तित्व कौन सा हो सकता है। तो दिल से आभारी है कि आप हमारे सृजन टॉक्स पे पधारे, और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। जय हिंद। जय हिंद।